अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 4 का पार्टनरशिप वहाँ पर मैंने समझाया था चैप्टर नंबर 4। तो उसके अंदर जहाँ तक मैं समझा चुका था तो मैं एडवांटेजेस तक मैंने आपको कुछ बता दिए थे। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस पार्ट 2 में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 53 पे। तो मैं कहूँगा कि आप 53 ओपन कर लीजिए। 53 पेज नंबर पे हमारे पास है काइंड्स ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे पास कितनी काइंड्स होती हैं पार्टनर्स में। हमारे पास पार्टनर्स में 5 काइंड्स होती हैं। तो सबसे पहली काइंड जो है हमारे पास वो है एक्टिव पार्टनर्स। नंबर 2 है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर्स जिसको हम साइलेंट पार्टनर्स भी कह सकते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास सीक्रेट पार्टनर्स। नंबर 4 पे है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर्स। और नंबर 5 जो हमारा लास्ट है उसको कहते हैं हम माइनर पार्टनर्स। तो इनकी डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर कहीं पे डेफिनेशन दे भी दूँगा। मैं इसकी डायरेक्ट मीनिंग्स बताता हूँ आपको कि ये होते क्या हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक्टिव पार्टनर्स की तरफ। तो एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो बिज़नेस के अंदर पार्टनर तो होते ही हैं और वो उन्होंने अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट भी किए होते हैं बिज़नेस के अंदर और वो आपकी डेली बेसिस पे अपने बिज़नेस को एक्टिवली रन कर रहे होते हैं। वो डिसीजन मेकिंग में भी होते हैं बिज़नेस के अंदर, मैनेजमेंट में भी होते हैं, वो हर चीज़ के अंदर होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल मिसाल दूँ तो कोई आपको तो ये होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी बिज़नेस का पार्टनर हूँ, मैं वहाँ पर जाकर रेगुलर काम भी करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं पार्टनर बना था तो मैंने अपनी कुछ पैसे इन्वेस्ट भी किए थे। मैं वहाँ काम भी करता हूँ, मैं उनके डिसीजन मेकिंग में भी होता हूँ। तो मतलब मैं एक एक्टिव पार्टनर हूँ और मैं उस बिज़नेस को रेगुलरली हैंडल कर रहा हूँ, उसके हर काम में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो ये हो गया एक एक्टिव पार्टनर। नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब साइलेंट पार्टनर्स भी उसको कह सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स या साइलेंट पार्टनर्स उनको कहते हैं जो बिज़नेस के अंदर पैसे तो इन्वेस्ट करते हैं मगर बिज़नेस के अंदर करंटली प्रेज़ेंट नहीं होते। इसकी क्या मिसाल हो गई? ये क्या चीज़ होती है? अभी बताता हूँ आपको। ये ऐसी चीज़ हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपनी ही मिसाल ले लूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिज़नेस के अंदर पार्टनर हूँ, मगर मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ। मैंने अपने कुछ पैसे उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। तो मुझे पार्टनर का क्रेडिट तो मिल गया मगर मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। मैं उनके डिसीज़न मेकिंग में भी शरीक होता हूँ, उनकी मैनेजमेंट में भी होता हूँ मगर इनडायरेक्टली, मतलब मैं वहाँ जाता नहीं हूँ रेगुलरली। तो मैं पार्टनर तो हूँ मगर एक्टिव नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं पार्टनर हूँ। मैंने एक चीज़ इन्वेस्ट भी की है और मैं उनके डिसीजंस वगैरह में भी शरीक हूँ। उन बिज़नेस के डिसीजन मैं भी ले सकता हूँ। तो ये होता है स्लीपिंग पार्टनर्स। नंबर 3 पे आता है हमारे पास सीक्रेट पार्टनर। अब ये सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो पब्लिकली लोगों की नज़रों में नहीं होता मगर वो बिज़नेस का पार्टनर होता है। उसकी पूरी मतलब वो पार्टनर भी आम पार्टनर्स की तरह ही होता है मगर पब्लिकली किसी को पता नहीं होता कि ये हमारे बिज़नेस का पार्टनर है। वो उसी तरह एक आम पार्टनर की तरह इन्वेस्टमेंट भी करता है बिज़नेस के अंदर। वो एक आम पार्टनर्स की तरह डिसीज़न भी मेक करता है बिज़नेस के। वो आम पार्टनर की तरह प्रॉफ़िट भी लेता है बिज़नेस का। तो वो पब्लिक को नहीं पता होता कि ये हमारा पार्टनर है। तो बाकी वो हर काम में हिस्सेदार होता है बिज़नेस का। तो ये होता है सीक्रेट पार्टनर। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है नंबर 4 पे वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अब नॉमिनल पार्टनर ये होता है कि पब्लिकली लोगों को बताने के लिए कि ये हमारा पार्टनर है मगर वो हमारे बिज़नेस का पार्टनर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ आसान करके आपको बताता हूँ। अब मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस ने मुझे हायर किया कि आप मेरे पार्टनर बन जाएँ। मुझे इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मतलब मैं कोई डिसीज़न नहीं लूँगा बिज़नेस का। किसी बिज़नेस मैनेजमेंट में मैं कोई काम नहीं करूँगा। सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए उस बिज़नेस ने मुझे अपनी जगह पे रख दिया। मतलब एक मोहरे की तरह मुझे इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। इसके अंदर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए कि ये एक हमारा पार्टनर है। तो कुछ सूरतों में ये नॉमिनल पार्टनर्स भी यूज़ किया जाता है। तो ये होता है नॉमिनल पार्टनर। नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो है माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर्स वो होते हैं जो 21 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी मिसाल मैं ये दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल के जो यंगस्टर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में नया-नया क्रेज़ होता है कि किसी न किसी कंपनी में हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। तो 21 साल से कम उम्र बच्चों को जो शेयर्स दिए जाते हैं वो शेयर्स की सूरत में किसी भी बिज़नेस के पार्टनर्स बन सकते हैं। तो वो किसी माइनर उसके तहत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैसे 18 साल या 16 साल के बच्चे की मिसाल ले लें, अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो कुछ लिमिटेड शेयर्स खरीदेगा। तो ये होती है माइनर इन्वेस्टमेंट। तो वो एक बिज़नेस का माइनर पार्टनर होता है। तो ये होता है माइनर पार्टनर। तो अगली चीज़ जो हम करने वाले हैं सॉल्व वो है पेज नंबर 56 के ऊपर है, वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है?
असल में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा अमल है जिसके अंदर पार्टनर्स की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चलती रहती है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से पार्टनर्स का क्या ताल्लुक? तो हमें इस पे थोड़ा-सा गौर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिक्रीजिंग के बारे में बताऊँगा एक प्रैक्टिकल मिसाल देकर। डेफिनिशन को थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड पर और ज़रा प्रैक्टिकल समझते हैं कि डिसॉल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? तो डिक्रीजिंग के पहले मैं बात करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्म है या एक कंपनी है, उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। अब सी ने सोचा कि मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो सी ने जब रिटायरमेंट ले ली, तो बिज़नेस के अंदर से एक पार्टनर हो गया कम। तो फिर दोबारा बिज़नेस क्या करेगा, रिकंस्टिट्यूट करेगा बिज़नेस को 2 पार्टनर्स के लिए। तो ये जो एक पार्टनर जो कम हुआ है सी, तो ये हो गई डिसॉल्यूशन। तो बिज़नेस से एक पार्टनर हो गया कम, अब बिज़नेस जो है रिकंस्टिट्यूट होकर 2 पार्टनर के लिए बनाया जाएगा। पहले जो था बिज़नेस कंस्टिट्यूट हुआ था 3 पार्टनर्स के लिए ए, बी एंड सी। अब जो बिज़नेस जो है वो दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा 2 पार्टनर्स के लिए, अब जो बचे हैं ए एंड बी। तो ये तो हो गई डिक्रीजिंग का अमल। अब जो है इंक्रीजिंग पे आते हैं। अब ये इंक्रीजिंग क्या होती है? इंक्रीजिंग का अगर आप ये समझे तो एडमिशन का प्रोसेस भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो जो फर्म चल रही है हमारी ए, बी एंड सी जिसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं, अब उसके अंदर एक पार्टनर्स की एडिशन और ज़्यादा हो गई। मतलब एक पार्टनर और आ गया हमारे पास। अब हमारे पास पार्टनर आ गया डी। अब डी हमारे पास आ गया तो उसके लिए एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। तो एडमिशन के प्रोसेस में क्या होगा? एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंक्रीज़ करने के लिए। एग्रीमेंट साइन होगा और बिज़नेस को दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। तो रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा तो डिसॉल्व्ड हो गया वो बिज़नेस। बिज़नेस डिसॉल्व हो गया और हमारे पास एक पार्टनर की एडिशन हो गई। तो जो पार्टनर आया हमारे पास वो डी। अब हमारे पास जो है पहले जो बिज़नेस हमारा चल रहा था वो 3 पार्टनर के लिए कंस्टिट्यूट था ए, बी एंड सी। उसके बाद जब हमारे पास एक पार्टनर और बढ़ गया है जो डी है, तो उसके लिए दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया अपने बिज़नेस को एग्रीमेंट साइन करके। तो अब हमारा पार्टनर 4 बंदों के लिए रिकंस्टिट्यूट हो गया। तो ये होता है इंक्रीज़। तो डिक्रीज़ की वजूहात ये होती हैं मतलब गिरने की, पार्टनर्स के जाने की कि कुछ पार्टनर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, कुछ पार्टनर्स मर जाते हैं। तो काफ़ी सारी वजूहात होती हैं डिक्रीज़ की और इंक्रीज़ की तो एक कॉमन सी वजह है कि पार्टनर्स का बढ़ना। तो ये है डिसॉल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप्स। तो पार्टनरशिप बिज़नेस जो है वो डिवाइड हुआ होता है 4 एक्टिविटीज़ में। जो सबसे पहले हमारे पास है वो है मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 पे हमारे पास है होलसेलिंग, नंबर 3 पे हमारे पास है रिटेलिंग, नंबर 4 पे हमारे पास है सर्विसेज़। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्विसेज़ मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग मिसाल के तौर पे अगर आप लें कि एक कंपनी है जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। अब हमारे पास बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हो गई बेकरी, फर्नीचर्स, कॉस्मेटिक्स, सोप। तो मतलब एक कंपनी में मिलकर आप किसी पार्टनर के साथ कोई चीज़ बना रहे हैं। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जो हमारे पास है वो है होलसेलिंग और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक स्मॉल स्केल पे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ छोटे पैमाने पे की जाती है। उसके बाद जो है होलसेलिंग। होलसेलिंग के अंदर हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स आए थे हमारे बुक के अंदर क्लोथ्स हो गए, उसके बाद हार्डवेयर हो गए, जनरल स्टोर हो गए और केमिस्ट वगैरह आ गए। तो ये जो है एक हमारा कारखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने किसी पार्टनर्स के साथ एक कारखाना चला रहे हैं। किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो जनरल स्टोर का हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है या फिर हार्डवेयर हो सकता है, किसी भी चीज़ का आप कारखाना चला रहे हैं, तो ये होते हैं होलसेलिंग। उसके बाद आती है रिटेलिंग। तो रिटेलिंग के लिए हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो है बुक स्टॉल, जनरल स्टोर, क्लोथ्स, स्टेशनरी। अब इसकी भी वही मिसाल दूँगा कि मैं या आप किसी पार्टनर या किसी पार्टनर्स आपके कई सारे, उनके साथ आप अपनी एक शॉप चला रहे हैं, लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाती है रिटेलिंग की तरफ। और अगर सर्विस जो लास्ट हमारे पास हेडिंग है, सर्विस के ऊपर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बार्बर शॉप, रिपेयरिंग, हेयर ड्रेसर या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी, लाइब्रेरीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रही हैं, ट्यूशन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सर्विस में आ जाती हैं। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो मैंने जिस तरह आपको मिसाल दी है कि ट्यूशन्स वगैरह हो गए, अगर मैं किसी अपने पार्टनर्स के साथ ट्यूशन्स वगैरह चला रहा हूँ और आप स तो मेरे 2 पार्टनर्स हो जाएँगे। तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस कई तरह की चीज़ों की हो सकती है, जैसे रिपेयरिंग हो गई, ट्रैवल हाउस हो गया, ट्रैवल एजेंसी हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गई। तो कई तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं पार्टनरशिप के बिज़नेस के साथ भी।
तो ये होती है सर्विस। तो ये हमारे पास हो गए 4 पॉइंट हमारे जो सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप्स है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है इख्तिताम। तो अगर आपसे अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके आप सवालात का जवाब दे सकूँ। तो आज की वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगा आपसे किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।